अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम नई क्लास लेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे हैंड, रिस्ट एंड फिंगर कॉम्प्लेक्स हैं उनके स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में हम बात करेंगे। इनिशियली हम थोड़ी उसकी एपिडेमियोलॉजी पर बात करेंगे, फिर एनाटॉमी पर बात करेंगे और फिर उसके काजेस, एक्यूट एंड क्रोनिक रिस्ट इंजरीज, उसके बाद हैंड इंजरीज और फिर उसके बाद जो फिंगर इंजरीज उस पर बात करेंगे। एक एक कंडीशन पर बात करेंगे। थोड़ा सा हमारे ये सेशन डिटेल से होगा, 5 पोर्शन पे ये इंशाल्लाह हमारा डिवाइड होगा। तो पहले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली हम एक्यूट रिस्ट इंजरीज जो है उस पर बात करें, उसके काज पर बात करें, थोड़ी सी एनाटॉमी पर बात करें, रिस्ट एंड स्पोर्ट्स इंजरी जो है उसकी एपिडेमियोलॉजी पर बात करें, कौन से स्पोर्ट्स में कौन सी इंजरीज जो है ये ज्यादा कॉमन होती हैं। और फिर लेटर ऑन बाकी जो पोर्शन में हम स्पेसिफिक एक एक कंडीशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम बात कर ले रिस्ट एंड हैंड की, सो ये उन रीजन्स में से आते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत कॉमनली जो है अक्सर जो है इंजरी होती हैं, लाइक द शोल्डर रीजन, लाइक द एंकल रीजन, लाइक द नी रीजन। तो ये जो है ये भी जो है वन ऑफ दोज रीजन्स विच आर frequently injured during the sports. Sports-related injuries account for up to 15% of hand injuries seen in accident and emergency department. So it is a very huge contribution um, in the sports from the sport in the that disease from the sports side. Upper extremity injuries, they are very frequent, and if we um, further go, the distal radial fracture, they are the most common fracture seen in emergency department, while the scaphoid fracture, they are the most common carpal fracture. Scaphoid is the member of the proximal row, चूंकि proximal row में मूवमेंट जो है सबसे ज्यादा होती है। अगर हम फ्लेक्जन एक्सटेंशन की बात कर ले या हम अनलाइनर डिविएशन की बात करें तो उससे proximal rows जो है इसके इन्वॉल्वमेंट होती है। सो जितनी ज्यादा मल्टीपल एक्सिस ये अलाउ करती है, जितने में इसमें मूवमेंट रेंज ज्यादा प्रोड्यूस करती है, उतनी ही इसमें इंजरी की चांसेस भी होती हैं। सो इन स्पोर्ट्स अगर हम इंटरकार्पल लिगामेंट्स की बात, स्प्लिंग की बात कर ले, कार्पल डिस्लोकेशन की बात कर ले या कार्पल जो बोन्स उसके फ्रैक्चर की बात कर ले, तो उसमें से ये प्रॉक्सिमल रोज जो है ये बहुत कॉमन है। और मोर स्पेसिफिकली इन द प्रॉक्सिमल रोज जो है इसमें स्किपाइड एंड ल्यूनेट रिलेटेड जो है ये बहुत ज्यादा जो है कॉमन होती है। तो स्किपाइलोलिनेट जो लेगामेंट है ये मोस्ट कॉमन इंजरी होती है, जबकि स्किपाइड का खुद जो फ्रैक्चर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कार्पल फ्रैक्चर। इसके बनस्पत जो डिस्टल एंड है उसमें इतनी इंजरी जो है नहीं आती। आगे हम जो है इसमें डिटेल से बात करेंगे। अगर हम मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स की बात कर ले या एसोसिएटेड फैक्टर which may lead to also which increase the chances of injury, उस पर बात कर ले तो जेंडर वाइज जो है मेन दे आर मोर लाइकली टू सस्टेन अ हैंड और रिस्ट इंजरी। और अगर एज की बात कर ले फिर दो स्पोर्ट्स जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, जिनकी अभी बॉडी जो है ग्रोथ कर रही है, जिनमें अभी तक बॉडी जो है ये सही तरीके सही फुली कंप्लीटली जो है ये डेवलप नहीं है। तो एज कंपेयर टू द एडल्ट्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एथलीट्स में जो है रिस्क इंजरी की चांसेस जो है ये ज्यादा होती हैं। सो हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर समराइज करें तो वी कैन से दैट कि जो यंग मेल है, जो एडोलेसेंट मेल है या जो जो यंग चिल्ड्रन है, जो मेल चिल्ड्रन है, मोस्टली दे हैव मोर uh, incidence of the hand and wrist injury during the sports। और फिर अगर इन स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बात करें तो एक दे हैव वेरी लार्ज डाइवर्सिटी। और ये जो है हम जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स हम डिस्कस ऑलरेडी हमने की है कि हर एक रीजन के स्पोर्ट्स जो हैं दे कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज, एक्यूट कैटेगरी यूर यूज कैटेगरीज या इंजरीज। इसी तरह जो है ये रिस्ट एंड हैंड की इंजरी जो है ये भी रेंज करती है फ्रॉम दैट एक्यूट ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर टू द ओवर यूज कंडीशन।
और जो एक्यूट ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर है मोस्टली ये जो ज्यादातर उन गेम में होते हैं जो या तो हाई एनर्जी होती है या उनमें जो है टीम स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें कंटेक्ट, बहुत ज्यादा कंटेक्ट स्पोर्ट्स हम उसको कह सकते हैं। तो हॉकी हो गई, अमेरिकन फुटबॉल हो गई, स्नोबोर्डिंग हो गई, ये कैन से इसके अलावा जो बास्केटबॉल हो गई उसमें जो है ये एक्यूट ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर या इंजरी जो है ये हो सकती है। लेकिन somehow there may be some overuse condition, जिस तरह कॉमन में होती है एंड रिकेट स्पोर्ट्स में होती है, गोल्फ में होती है एंड जिम्नास्टिक में होती है। इन तीन स्पोर्ट्स में अगर हम देखें, रिकेट स्पोर्ट्स में जिनमें मोस्ट कॉमनली जो है टेनिस आ सकती है, उसमें बैडमिंटन है, उसमें स्क्वाश है, उसमें समहाउ ये टेबल टेनिस जो है ये भी उसमें आ सकती है। तो अगर हम इन सब में देखें, जैसे टेबल टेनिस में देखें, टेबल टेनिस में एक होता है ना बैक हैंड शॉट, एक फोर हैंड शॉट। तो दोनों में अगर आप देखें रिस्ट मूवमेंट जो है ये बहुत इन्वॉल्व होती है। या आप टेनिस में देखें तो टेनिस में जो फोर हैंड शॉट लगाते हैं या बैक हैंड शॉट लगाते हैं तो वहां पे न सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है बल्कि अनर और रेडियल डिविएशन भी होती है। या ड्यूरिंग द जो सर्विस करती है उसमें से आप देखें रिस्ट कंप्लीटली एक्सटेंशन में होती है और फिर यहाँ पे इस तरह फ्लेक्शन में आ जाती है। तो ये जो बैक हैंड फोर हैंड बायोमैकेनिक्स अगर हम देख लीजिए, जिस तरह अगर आप उसमें देखिए बैक हैंड शॉट में, तो बैक हैंड शॉट में मोस्टली जो है अल्नर डिविएशन जो है ये ज्यादा होती है, लेकिन फोर हैंड शॉट में वहां पर जो है इतनी नहीं होती। तो ये अगर इस बायोमैकेनिक्स पर तवज्जो नहीं दी जाए या क्वालिटी टेक्निक के जरिए गेम खेला जाए तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली जो है इस पर वो फोर्स जो है वो पड़ता है। लेटर ऑन जो है यहाँ पे वो जो स्ट्रेस है वो पड़ जाता है लिगामेंट्स पे, वहां पे टेंडन पे पड़ जाती है। तो देन may lead to overuse कंडीशन। तो अगर हम गोल्फ देखें, जिस तरह उसमें भी देखा स्पोर्ट्स, गोल्फ स्पोर्ट्स में देयर इज गोल्फ स्विंग में देयर इज डिविएशन एज वेल एज फ्लेक्शन ऑफ द एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। या जिम्नास्टिक में देखें तो जिम्नास्टिक में भी मोस्टली जो है रिस्ट एक्सटेंडेड रिस्ट के साथ वो एक्टिविटी करते हैं। सो अगेन विच इज लेट्स से फॉर द रिस्ट मोस्टली जो है ये इंजरीज होती है रिस्ट, ये हाइपर एक्सटेंडेड रिस्ट में होती हैं और जो डायरेक्ट फोर्स है ये प्रॉक्सिमल रो पे ज्यादा आती है। और यही वजह होती है कि हाइपर एक्सटेंडेड रो में मोस्टली स्किपेड और ये दे आर वेरी डायरेक्ट कंटेक्ट टू द ग्राउंड, so that's why they have a huge incidence of the injury। तो जिम्नास्टिक, गोल्फ एंड रैकेट स्पोर्ट्स उसमें मोस्टली रिस्ट एंड हैंड की वो यूज इंजरीज मिल सकते हैं। जबकि जितनी भी हाई एनर्जी स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कंटैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं उस वहां पे जो है एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरीज जो है ये भी हो सकती हैं। फिंगर ट्रॉमा की बात कर ले तो मोस्टली ये उनमें होती हैं जिसमें हैंड्स जो है बेसिकली उनकी ग्रिपिंग या वहां पे जो है कि पकड़ने की जो है एक्टिविटी होती है, जस्ट लाइक देखिए बास्केटबॉल में तो वहां पर जो है द बॉल इज एक दूसरे को जब थ्रो करते हैं सो दे आर गोइंग टू कैच दैट, या हैंडलिंग होती है तो वहां पर जो इन फिंगर है इनको इंजरी हो सकती है। या वहां पे देख सकते हैं हैंडबॉल में अब हम देख सकते हैं। या मोस्ट जो रॉक क्लाइंबिंग है, जो अप हिल क्लाइंबिंग है, अप रॉक क्लाइंबिंग है, वहां पर ये फिंगर जो है ये यूज होती है टू होल्ड दैट रॉक्स। तो वहां पे इनको पकड़ने में जो ये डिजिट यूज होती है तो इसमें जो है स्प्रेन वगैरह जो है हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर हम इंजरी को अक्सर एथलीट्स इस तरह होती हैं या इन आवर डेली लाइफ जो है कि हम इन डिजिट्स या इन फिंगर या हैंड या रिस्ट के पेन को इतना जो है सीरियस नहीं लेते। इन एथलीट्स इफ सच हैंड फिंगर रिस्ट इंजरीज जो है इसको अगर appropriately ट्रीट न किया जाए सो दैट may लीड टू द impairment which may lead to the lifetime disability, या वहाँ पे उनकी न सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है एंडेवर वो अफेक्ट होंगे बल्कि उसके डेली लाइफ जो है वो भी अफेक्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि एक तो एक्यूरेट जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो नहीं लेना।
यानी सपोज वहां पे रिक्वायरमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट की है, लेकिन सर्जिकल की बजाय जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उस पर गुजारा किया जाता है। सो यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरे सेंस में हम अप्रोप्रिएट उसको कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने जो टाइम होता है, जिस टाइम पर उसने अपना ट्रीटमेंट लेना होता है, उस टाइम पर उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो इट मीन उसको भी हम कह सकते हैं कि उसका ट्रीटमेंट जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं है, यानी बाद में उसने ट्रीटमेंट ले लेता है तो वहां पर फिर उसके वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो टाइम पर ट्रीटमेंट लेने से आएंगे। तो यहाँ इसलिए appropriate ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि एक्यूरेट एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट बट ऑन टाइम। क्लिनिकल प्रैक्टिस में यानी जो रियल है वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं इन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में, तो या तो एक्यूट रिस्क इंजरी के साथ आते हैं और उनका जो मेन बेसिक मैकेनिज्म होता है दैट इज द फुश। फुश का मतलब ये होता है, ये एक अगर आप देखें ना फितरतन जब भी कोई बंदा गिर जाता है एंड ही इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड, तो बॉडी की हिटिंग से पहले पहले जो है उनकी अपर लिम्ब जो है ये स्ट्रेच हो जाते हैं, एक्सटेंडेड हो जाते हैं, शोल्डर थोड़े से एबडक्शन में चले जाते हैं, एल्बो जो है ये भी एक्सटेंडेड पोजीशन में चले जाते हैं, एंड रिस्ट जो है ये हाइपर एक्सटेंडेड हो जाती है। एंड बिफोर गोइंग टू हिट द ग्राउंड विद द बॉडी, वहां पर हैंड जो है ये लग जाते हैं जमीन पर। तो दैट इज एक्चुअली नोन एज फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड, यानी जो हाइपर एक्सटेंडेड रिस्ट के साथ होते हैं। इसी में क्या होता है कि जब जमीन पर ये रिस्ट लग जाती है दैट आउटस्ट्रेच हैंड, तो वहां पर जमीन की तरफ से जो एक जो लोड होती है और डायरेक्ट जो यहाँ पे कार्पल बोन्स है, स्पेसिफिकली द कार्पल बोन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल रो, उस पर आ जाती है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे स्किपाइड फ्रैक्चर, स्किपैलियोनेट डिसलोकेशन, स्किपैलियोनेट जो स्प्रेन है, ये इस तरह की इंजरी जो है बहुत हो जाती है, या हेमेट फ्रैक्चर हो जाती है। इवन देयर में भी सम इंजरी टू द डिस्टल रेडियो अल्नर जो लिगामेंट्स है वहां पर हो सकती है, विच में लीड टू द डिस्टल रेडियो अल्नर इंस्टेबिलिटी। तो ये इस तरह की जो एक्यूट जो रिस्क इंजरी है ये मोस्टली आउटस्ट्रेच हैंड के साथ गिरने की वजह से हो सकती है। या जो है ये इंजरीज एक्यूट रिस्क इंजरी के बजाय जो है लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, जैसे क्रोनिक और सब एक्यूट रिस्क पेन वाले भी आ जाते हैं। और इन केसेस में या तो जो अक्यूट होता है, जो पेशेंट होता है, उसको हिस्ट्री याद नहीं होती कि एक्चुअली ये शुरू कब हुआ था, एक्चुअली क्या इंजरी हुई थी, इवेंट क्या था, कौन से दिन से, या तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने हो गए कि ये ऐसा ऐसे से ये पेन इंक्रीज होता आ रहा है, एंड नाउ द पेन हैज मच मोर इंक्रीज। और पिछली सिर्फ इस एक्टिविटी में पेन हो रहा था और अब इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, या सिर्फ पहले सिर्फ एक्टिविटी के दरमियान पेन हो रहा था और अब जो है डेली लाइफ एक्टिविटीज भी करता हूँ तो वहां पर भी जो है रिस्क पेन होती है। तो ये एक हिस्ट्री उनकी होती है जो डेवलप ग्रेजुअली होती है, लेकिन एग्जैक्ट उनको उस सीन जो है एग्जैक्टली उसको मैकेनिज्म याद नहीं रहता एक्चुअली हुआ क्या था। या इस तरह भी हो सकते हैं कि एथलीट जो है वो कहते हैं कि एक्चुअली दैट वाज अ मैच बिटवीन दैट एंड दैट, और उस मैच के दौरान जस्ट यहाँ पे मैं गिर गया था और उस गिरने के बाद जो है मुझे ये पेन शुरू हुआ है। तो दोनों जो है इसकी जो है केस हो सकती है। इन बोथ केसेस जो है द सरफेस एनाटमी, द एनाटमी ऑफ दैट रिस्ट एंड हैंड कम्प्लेक्स ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स होती है। ये एनाटमी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्पल बोन्स देके, so they are not only small but they are also arranged in a very complex way, so that's why it's very difficult to diagnose when we don't have such radiographic examination और facilities नहीं है। तो वहां पर हम पल्पेशन से हम वहां पे साइट ऑफ द पेन से जो है भी अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर दैट वी नीड डिटेल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रिस्ट हैंड कॉम्प्लेक्स। अगर अब जो एक्यूट रिस्ट इंजरीज की अगर हम बात कर ले तो उससे ये एक्यूट रिस्ट इंजरी मुख्तलिफ रीजन से हो सकती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बात करते एनाटॉमी ऑफ दैट रिस्ट के बारे में। तो रिस्ट जो है रिस्ट जॉइंट पर मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह ये अगर हम देखें प्रोनेशन है, सुपिनेशन है, एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है, अल्नर है, रेडियल डिविएशन है।
ये मल्टीपल एक्सिस होती हैं, इनमें जो ये फ्रिक्शन एक्सटेंशन होती हैं या रेडियल अल्नर डिविएशन, these moments they occur at the radiocarpal joint which is between the proximal row, जिसमें स्किपाइड होती है, ल्यूनाइट होती है, ट्रैक्वेट्रम होती है एंड पिस्टिफार्म होती है। ये चार बोन्स जो है विच आर एक्चुअली द प्रॉक्सिमल रो। ये या जो है व्हेन दे आर मेकिंग जॉइंट विद द रेडियस। जबकि ये भी याद रखिए कि जो कार्पल बोन्स है उनका डायरेक्ट बॉन्ड जो है डायरेक्ट जॉइंट अल्ना के साथ नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट जॉइंट बनाते हैं। तो वहां पे अगर आप देखते रेडियो कार्पल जॉइंट तो हुआ है, लेकिन अल्ना कार्पल जॉइंट बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन एंड नो डायरेक्ट जॉइंट बिटवीन द proximal row and the ulna. On the other hand, pronation and supination जो है ये डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल जो रेडियो अल्नर जॉइंट्स हैं इनके दरमियान होती हैं। ये मोमेंट जो है दे आर नेसेसरी फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जैसे हमने कहा कि ड्यूरिंग द टेबल टेनिस वहां पर सर्विस होती है, बैक हैंड होती है, फोर हैंड होती है, जितनी भी पिकिंग होती है उसमें वी नीड ऑल दीज मोमेंट, जिसमें ये प्रोनेशन सुपिनेशन रेडियो डिविएशन उसके कंबाइंड पैटर्न जो है ये जरूरी होता है। so that's why all these ears जो है ये यूज होती हैं ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। Injury to the wrist often occur due to the force which is actually fall on the outstretched hand. Intercarpal ligament injuries, they are becoming more frequently recognized. Intercarpal ligaments का मतलब ये है कि ligaments which are connecting the bones of the two rows, जो proximal row है, जो distal row है, और उनके bones एक दूसरे के साथ connect करते हैं। So these are known as the intercarpal ligaments. और इनमें स्पेसिफिकली जो proximal rows के ligaments है, which is basically present between the scaphoid एंड ल्यूनेट, ये लिगामेंट बहुत ज्यादा कॉमन इंजरी होता है। एंड द लिगामेंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द ल्यूनेट एंड ट्रैक्वेट्रम, यानी जो ये सीक्वेंस में दोनों आ रही है, थ्री बोन्स है। जो बिल्कुल लेटरल बोन है दिस इज स्किपाइड, उसके बाद जो है ल्यूनेट है, उसके बाद जो है ट्रैक्वेट्रम है। तो इन तीनों की जो दरमियान दो लिगामेंट्स है विच सिंपली नोन एज द स्किपाइड लिगामेंट एंड ल्यूनेट ट्रैक्वेट्रल लिगामेंट। ये intercarpal ligament, they are the most common span in the wrist during the sports. And if these intercarpal ligament injuries they are not treated appropriately, which, for example, including surgical repair, we indicated, may result in the long-term disability, जो उसकी न सिर्फ स्पोर्ट्स एंडेवर को मुतासिर करेगी बल्कि उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज जो है ये भी उससे मुतासिर होगी। प्रीवियस स्लाइड में हमने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के बारे में कहा कि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से मुराद जो है मीन टाइम पर जो है एंड एग्जैक्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट जो है मुराद है। अब आते हैं टूवर्ड्स द काज ऑफ द एक्यूट रिस्ट पेन के। इस रीजन में एक्यूटली जब पेन होता है, रिस्ट पेन होती है, तो कौन कौन से कंडीशन ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स द इंजरीज दे आर वेरी कॉमन, कौन कौन से जो है वो लेस कॉमन होती हैं, और कौन कौन से केसेस में जो है हमने इसको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मिस नहीं करना है बल्कि उसको तरफ हमने एक स्पेसिफिक तवज्जो देनी है, बिकॉज दे में आल्सो गिव द रिस्ट पेन। यहाँ पे हम सिंपल एक लिस्ट हमने दी है, इसके आगे एक एक कंडीशन की डिटेल में वहां पर आगे स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इतनी ज्यादा डिटेल इस पर बात नहीं करेंगे। डिस्टल रेडियस fracture and scaphoid fracture, these are the two fractures which are very common among the wrist areas which may give the acute wrist pain. Similarly हमने कहा कि फ्रैक्चर और स्पेन जो है ये दो ऐसे कंडीशन है जो हमारे एक्यूट रिस्ट पेन का काज हो सकते हैं, और इनमें से कॉमन फ्रैक्चर जो है दीज आर द डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर एंड द स्किपाइड फ्रैक्चर। जबकि लिगामेंट स्प्रेन में जो है उसमें भी प्रॉक्सिमल रो की जो इंटर कार्पल लिगामेंट्स, स्पेसिफिकली दैट स्केपुलोलिनेट लिगामेंट जो हम यहाँ प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की, एंड द ल्यूनेटेड ट्राइक्वेट्रल लिगामेंट, ये वो दो लिगामेंट्स हैं which are the common cause of the acute wrist pain. Scapulohumeral ligament जो है this is on the very lateral side, on the thumb side, which is between the scaphoid and lunate, and then the lunate triquetral side which is the triquetrum और lunate के दरमियान होती है।
which is in the mid of the that wrist. अगर हम यहाँ पे बात कर ले लिस्ट कॉमन की, सो फ्रैक्चर ऑफ हुक अप हेमेट। अच्छा, हुक अप हेमेट जो है, हेमेट इज द मेंबर ऑफ द डिस्टल रो। उसमें अगर हम बात की ट्रिपीजियम है, ट्रिपेजाइट है, और फिर जो है यहाँ पे कैपिटेट है एंड हेमेट है। तो ये जो हेमेट बोन है विच इज एक्चुअली द मोस्ट मीडियल बोन, जहाँ पे ये जो फिफ्थ मेटाकार्पल है ये प्लेस होती है। तो ये जो मोस्ट मिडिल मिडिल साइड या अल्नर साइड पे ये हेमेट होती है, देखिए ट्रायंगुलर शेप कार्पल बोन होती है। और इसका जो बेस होता है, जो ब्रॉडर है, ये डिस्टल की तरफ होता है। और इसका जो पॉइंटेड एंड है, दिस इज टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल। यानी एक ट्रायंगल शेप अगर आप देखें, ट्रायंगल का एक साइड जो है ब्रॉड होगा, दूसरा जो है पॉइंटेड होगा। तो इसी ट्रायंगल का जो ब्रॉड एंड है ये डिस्टल है, यानी टुवर्ड द पाल्मर साइड है, टुवर्ड द फिंगर साइड है। और इसका जो पॉइंटेड एरिया है, दिस इज ये प्रोस की तरफ है, प्रॉक्सिमल साइड की तरफ है। सो इसका जो ब्रॉडर एरिया पर एक हुक होता है विच इज बेसिकली पाल्मर एरिया की जो इंटीरियर, अगर हम पाल्म एरिया पे देखें, जस्ट डिस्टल, सॉरी नॉट इंटीरियर, जस्ट डिस्टल टू द दैट रिस्ट। अगर हम मिडिल कॉर्नर पे देखें, मिडिल कॉर्नर जहाँ पे ये थिनार और हाइपोथिनार का जो कंबाइंड कॉर्नर होता है, वहां पर हम पाल्मर एरिया पे जस्ट ये जो डार्सल क्रीज होती है, या रिस्ट में जो फ्रिजिंग क्रीज और लेंस होते हैं, उनसे कुछ सेंटीमीटर पहले जो है हम आगे जाएं, और वहां पर पाल्म एरिया पे अगर हम palpate करें, तो दैट एरिया इज एक्चुअली द एरिया ऑफ दैट hook up the hamate. Hook up the hamate is basically present on the broader end of that triangle. जो आगे इंशाल्लाह पिक्चर्स में आ जाएगा तो हम आपको क्लियर हो जाएगा। तो दैट फ्रैक्चर ऑफ द हुक अप हेमेट जो है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द काज ऑफ द acute wrist, बट दैट इज लेस कॉमन देन द अदर इंजरीज। इसी तरह एक और सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं, नॉन एज द ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स टियर, जो आगे जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दिस ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज जो है, दिस इज कॉम्प्लेक्स ऑफ, इसमें एक डिस्क भी होती है, इसमें लेगमेंट्स भी, फिब्रोकार्टिलेज डिस्क होती है, कुछ लेगमेंट्स भी उसमें होती हैं, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द अल्नर साइड। इसके टीयर जो है ये भी जो है रिस्ट पेन दे सकती हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली ऑन द मीडियल रिस्ट। Similarly, there may be some sprain to the ligaments of the distal radioulnar joint, and that instability of the distal radioulnar joint may also give the acute wrist pain. Similarly, the scapulohumeral dissociation. Scapulohumeral dissociation हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली द स्केपुलोहुमेरल लिगामेंट जो है, जब इसमें कंप्लीट रप्चर होता है, स्प्रेंग तो ग्रेड 1 भी होती है, ग्रेड 2 भी होती है, ग्रेड 3 भी होती है, बट जिसको हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इन तीनों को कहते हैं कैपेलोनेट लिगामेंट, विच इज एक्चुअली वेरी कॉमन। समटाइम्स देयर इज कंप्लीट रप्चर ऑफ दिस कैपेलोनेट लिगामेंट। और जब ये कैपेलोनेट लिगामेंट जो है ये कंप्लीट रप्चर हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। नॉर्मली देयर इज नो सच स्पेस बिटवीन द स्किपाइड एंड यूनेट, लेकिन हम जब यहाँ पे पीए ग्लाइड पीए पे एक से व्यू ले लेते हैं, तो स्किपाइड और ल्यूनेट के दरमियान एक बिल्कुल एक ब्लैक होल जो है ये नजर आ जाता है, एंड दैट एक्चुअली सेपरेशन को कहा जाता है स्किपाइड ल्यूनेट डिसोसिएशन, जो आगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। So these are the less common causes of the acute wrist pain. बहुत सारी कंडीशन जिसमें अगर रिस्ट पेन है, तो हम इन चीजों को जरूर देखना चाहिए कि सपोज when there is wrist pain and this is just because of the trauma, तो ट्रॉमेटिक रिस्ट पेन या एक्यूट रिस्ट पेन में हमने कार्पल डिस्लोकेशन जरूर देखनी होती है, कि वहां पर किसी कार्पल बोन की डिस्लोकेशन तो नहीं है। वहां पर हम पल्पेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि तो किसी जगह पर तो थोड़ी सी आउट ग्रोथ जो है, या कोई भी इस तरह जो है सिंगल सिंगल ईरा पे पाल्पेशन से पेन तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, टेंडरनेस हम देखते हैं।
इस तरह इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट, ये जो है ये हम जरूर चेक करना चाहिए। पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन, there are two dislocations which are relevant to the lunate. One is lunate dislocation, one other is the perilunate dislocation. Perilunate dislocation जो है बेसिकली इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, और वो पहले हम कॉमन इसके दरमियान जो सिमिलरिटी है इस पर बात करते हैं, और फिर उसके बाद जो इसके दरमियान में जो डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। तो सिमिलरिटी ये है कि जो ल्यूनेट डिसलोकेशन है या पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन है, ये दोनों जब होते हैं, सो दीज बोथ द रिस्क इज इन द हाइपर एक्सटेंशन, यानी दोनों इंजरीज जो हैं ये ल्यूनेट डिसलोकेशन या जो है ये पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन, ये दोनों इंजरीज जो हैं ये हाइपर एक्सटेंडेड रिस्क में होती हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? तो द डिफरेंस ये है कि जो पेरिलीनियर डिसलोकेशन है बेसिकली इट इज द डिसरप्शन ऑफ दैट नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द ल्यूनेट एंड कैपिटेट। सिंपल मीन कि जो पेरिल्यूनेट होती हैं इसमें सिर्फ जो ल्यूनेट और कैपिटेट जो है ये शामिल होती हैं, जबकि ल्यूनेट डिसलोकेशन जो है ये इसमें कैपिटेट के साथ साथ जो है रेडियस भी इन्वॉल्व होता है। सो वी कैन से दैट कि जो ल्यूनेट डिसलोकेशन होती है दिस इज द सेपरेशन ऑफ द ल्यूनेट फ्रॉम बोथ द कैपिटेट एंड द रेडियस, जबकि पेरिल्यूनेट में रेडियस के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। जस्ट जो है ये कैपिटेट और ल्यूनेट के दरमियान सेपरेशन आ जाती है। तो पेरिलीनेट या ल्यूनेट डिसलोकेशन ये भी देखना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए इफ वी आर having the patient up with the wrist pain and that is just because of any trauma, that is acute pain. Similarly, that's very rare, but that may be the cause of the acute wrist pain. There is aneurysm of the ulnar artery and वहाँ पे उसकी रप्चर हो जाती है, या थ्रोम्बोसिस जिस तरह है पुतिनार हैमर सिंड्रोम में होता है, वहां पर जो है ये इंजरी जो है ये may lead towards the acute wrist pain। तो ये भी जो है हमें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो है असेसमेंट जो है ये मिस नहीं करना चाहिए। अब इतने सारे काजेस है, इसको किस तरह हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे से व्हेन द स्ट्रक्चर्स दे आर टू स्मॉल। सो उसके लिए जो है प्रॉपर एनाटॉमी नॉलेज जो है ये बहुत जरूरी है। और नॉट ओनली दिस साइड, किसी भी एरिया में जो जरूरी चीज ये है कि इनिशियली वी शुड नो known to the anatomy of their region, then we should be known to the biomechanics of their region, or when we are known to the anatomy and biomechanics of region, तो स्पोर्ट्स इंजरी को समझना, उसको डायग्नोज करना, उसको ट्रीट करना, ये जो है बहुत आसान भी हो जाता है, और आसानी के साथ साथ जो है एक्यूरेसी जो है ये भी आ जाती है। तो एक तो इस एरिया जो है जस्ट लाइक द शोल्डर कॉम्प्लेक्स जो है, देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस स्मॉल एरिया एंड all of them they may have some contribution to the injury, so it's very difficult to differentiate. So that's why there is high need of understanding this complex anatomy of the wrist and hand. It is helpful to know the surface anatomy of the scaphoid tubercle, hookup hemat, the pisiform, the listed tubercle in anatomical snubbucks. The anatomical snubbucks is on the lateral side, just it is related to the thumb. Listed tubercle is present on the distal dorsal surface of that radius. Pisiform, they are present on the palmar side and on the present on the ulnar side, or you can say that the medial side. हुक ऑफ द हेमेट हम डिस्कस करेंगे आगे जाके पिक्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज द स्किपाइट ट्यूबरकल, द स्किपाइट बोन। द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रूट्स, दीज आर द टू रूट्स जो कार्पल बोन्स बनाते हैं। सो कार्पल बोन्स दे आर मेड ऑफ द टू रूट्स, द प्रॉक्सिमल रूट एंड द डिस्टल रूट। प्रॉक्सिमल रूट में जो बोन्स होते हैं जो सबसे कॉमनली इंजर्ड होती हैं, दिस इज द स्किपाइट बोन विच इज द मोस्ट लेटरल वन, then this is the lunate, triquetrum, and pisiform. So the sequence of the proximal row from the that lateral to the middle is scaphoid, lunate, triquetrum, and pisiform.
तो यहाँ पे आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि स्पैरो लुक टू प्रिटी, सही। जबकि डिस्टल रो जो है ये दे आर प्रेजेंट in sequence from the lateral to the medial side, from the thumb side to the little finger side. Trapezium, trapezoid, capitate, and hamate. Hamate is present on the ulnar side, on the little finger side, pink side पे जो है ये प्रेजेंट होती है, या होता है। सो ये जो इस तरह इसको याद रखने के लिए एक और भी आसान निमोनिक है, दैट इज प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो के लिए, कि प्रॉक्सिमल रो के लिए श्याम लाल टेंडे पका, जबकि डिस्टल रो के लिए टेंडे तेरे कच्चे हैं। या इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि स्पैरो लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, स्पैरो लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। इसमें इसका वजह ये है कि इंजरी को समझने के लिए इसको वी शुड हैव दैट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज कार्पल बोन्स, ये बहुत जरूरी है। So normally the distal carpal lobe should be stable. Thus, a ligamentous injury here can greatly impair the integrity of the wrist. Usually, जैसे हमने कहा कि proximal row जो है ये मोस्टली इंजरी होती है, जबकि कार्पल डिस्टल रो जो है ये स्टेबल होता है। लेकिन इट डजंट मीन कि ऑल इंजरीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये प्रॉक्सिमल रो की होती है, बट व्हेन देयर इज इंजरी टू द डिस्टल रो, then that impairment is a huge impairment as compared to the distal proximal one. The proximal root permit more intercarpal movement, and that's why they are having more injuries as well. और इसमें कौन कौन सी मूवमेंट जो आगे डिस्कस अभी हमने डिस्कस भी की है प्रीवियस स्लाइड में, दैट इज द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एज वेल एज द रेडियल अल्नर deviation. Here, a ligamentous injury disrupts important connectivity between the scaphoid, lunate, and triquetrum, resulting in the carpal instability with potential weakness and impairment of the hand function. हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि ये जो लेटरल से मिड की तरफ सीक्वेंस है, जिसमें से स्किपाइड, यूनेट एंड ट्रैक्वेटम, इसके बाद जो पीसी फॉर्म बोन आते हैं, बेसिकली इट इज अ स्मॉल पी शेप, पी साइज बोन होती है जो सिस्टमाइड बोन होती है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन दीज टू बोन्स, स्किपाइड, यूनेट, उसकी इंजरी हो सकती है, स्किपाइड, यूनेट स्प्रेन हो सकती है। और when there is grade 3 injury of this ligament, तो there is scaphoidolunate dissociation पे इनको कहा जाता है। इस तरह linear to triquetral sprain जो है ये भी हो सकती है, और इससे पूरी रिस्ट की, चूंकि proximal row is involved in all the movements of the wrist, तो इन इंजरी की वजह से पूरी काइनेमेटिक्स जो है ऑफ द इंजरी जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। So these are the bone arrangements of the carpal bones. This is the lateral side, which is actually the thumb side. This is the pinky side. This is actually the fifth metacarpal. This is the pinky proximal phalanx. यहाँ पे अगर देखें ये रो जो है विच इज अ यू शेप, इसको अगर यहाँ से एक लाइन आप ड्रा करें इसके अंडर सरफेस पे, तो आपको एक यूनिफॉर्म यू शेप मिलेगा। विच अगर ये लाइन जो है इस तरह यू शेप नहीं बन रही है, बल्कि लाइन में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, या उसमें देयर इज कुछ इस तरह कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इट मीन कि देयर में भी सम डिस्लोकेशन। ये लाइन जो है एक्सरे पे भी यूज होती है कि देखने के लिए कि आया एवरी बोन जो है कार्पो में इट्स एन ओन प्लेस, कोई डिस्लोकेशन तो नहीं है। सो दिस इज स्किपाइड, उसके बाद जो है दिस इज ल्यूनेट, इसके बाद ट्राइकेट्रम, और ये एक सिस्टमाइड बोन पीसी फॉर्म जो है, ये चार जो है दीस आर द प्रॉक्सिमल रोज। और यहाँ से फिर अगर हम शुरू करें तो दिस इज द ट्रेपीजियम है, दिस इज द ट्रेपेजाइड, एंड दिस लार्जर बोन दिस इज एक्चुअली द कैपिटेट, और कैपिटेट के बाद ये ट्रायंगुलर शेप जो है दिस इज द हेमेट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो ट्रायंगुलर शेप और इसका जो पॉइंटेड एरिया है ये प्रॉक्सिमल रो की तरफ है, जबकि इसका ब्रॉडर एरिया जो है ये फिंगर की तरफ है। और दिस एक्चुअली ये जो आपको एक आउटग्रोथ नजर आ रही है, दिस इज द हुक ऑफ द हेमेट, and that hook of the hamate is present on the broader and the distal part of the that hamate, and this is one of the common least common cause of the acute wrist pain.
इसमें एक और चीज जो क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर आप देखें, नंबर ऑफ द मेटाकार्पल जो है ये 5 है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन द फिफ्थ। लेकिन यहाँ पे कार्पल बोन जो है ये 4 इन नंबर। इट मीन यहाँ पे 5 जो है दे आर जस्ट प्लेस्ड ऑन द 4 कार्पल बोन। तो इसकी एनाटॉमी बहुत जरूरी है कि इसमें से जो फर्स्ट वन है विच इज द ट्रिपीजियम, उस पे जो फर्स्ट एमसीए विच इसको हम कह सकते हैं मेटाकार्पल ट्रिपीजियम जॉइंट विच इज द सेडल शेप सनोइल जॉइंट विच इज मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जो मोस्टली ये कंडलाइट जॉइंट्स होते हैं, ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है ये वाला। तो इसकी इसलिए इसकी एनाटॉमी बायोमेकेनिक्स जो है ये अलग से डिस्कस की जाती हैं। तो पहले ट्रेपीजियम जो है इस पर सिर्फ एक डिजिट होती है, एक रे होती है या एक मेटाकार्पल होती है। जबकि सेकंड मेटाकार्पल जो है इसका 3 कार्पल बोन के साथ इस सिचुएशन है। इसका मेजर हिस्सा जो है ये ट्रिपिसाइड या सेकंड कार्पल बोन पे है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है इट इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट वन एंड एज वेल एज इट इज कंसर्न विद द कैपिटेट इज वेल। सो ट्रिपीजियम ट्रिपिसाइड कैपिटेट तीनों के साथ इसका कुछ थोड़ा बहुत कनेक्शन मौजूद है। उसके बाद जो है कैपिटेट पर थर्ड कार जो कार्पल है उस पर थर्ड मेटाकार्पल बोन जो है अकेले जो है ये प्लेस होती है। जबकि फोर्थ वन इट इज अगेन सिचुएटेड कंसर्न विद टू कार्पल बोन। इसका मेजर हिस्सा जो है ये ब्रॉडर एंड ऑफ द कैपिट हेमेट उस पर प्रेजेंट होती है, उसकी लेटरल हिस्से पर। एंड इट इज समहाउ कनेक्टेड एज वेल टू द कैपिटेट। स्मॉल पोर्शन इसका कैपिटेट के साथ भी होता है। जबकि इसके मिडिल साइड पर हेमेट की जो ब्रॉडर एंड का मिडिल साइड है उस पर फिफ्थ मेटाकार्पल अकेला जो है यहाँ पे प्लेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि फिफ्थ एंड फर्स्ट एंड थर्ड ये जो जितने भी ऑड नंबर्स में आ रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, दे ऑल आर प्लेस्ड ऑन a single कार्पल बोन, while सेकंड जो है ये 3 पर है एंड द फोर्थ वन इज ऑन 2। तो ये थोड़ा सा याद रखनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाएं टुवर्ड द सरफेस एनाटॉमी पर, सो दिस इज एक्चुअली द थंब साइड पे या द लेटर साइड पे है, रेडियल साइड पर है। Anatomical snub box, which is a triangular shaped area formed between by the two tendons, the extensor pollicis longus and the abductor pollicis longus। ये pollicis जो है इट मीन बिग थंब को ये की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे एक डिप्रेशन जो है ये क्रिएट होती है विच इज एक्चुअली नोन एज द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। पुराने जमाने में लोग यहाँ पे स्नप रख के इसको नोज की तरफ लेके जाते थे और इसको सूंघते थे, जिसकी वजह से इस एरिया का नाम जो है स्नप बॉक्स जो है रखा गया। इसके फिर जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस है, ये इसका मीडियल साइड या हम वी कैन से दैट अल्नर बॉर्डर है। जबकि एब्डक्टर पॉलिसिस जो है दिस इज एक्चुअली ये वाला टेंडन, ये इसका रेडियल साइड या लेटरल बाउंड्री है। इसके रूट्स जो हैं ये बनाती हैं स्किन, और जबकि इसकी थ्रोट जो है ये कार्पल बोन्स होती हैं। अच्छा, ये जो आपको थोड़ी सी नजर आ रही है, दीज आर द एक्सटेंसर डिजिटोरियम टेंडन्स होती हैं। एंड दिस बोन जहाँ पे थोड़ा सा ये आप पल्पेट भी अपने रिस्ट पे कर सकते हैं। बेसिकली ऑन द अल्नर साइड मिडिल साइड पे पिंकी की तरफ जो है दिस इज द अल्नर स्टिलाइट। जबकि इस साइड पर भी आपको एक मिलेगा आउटसाइड पे विच इज एक्चुअली द लेटरल एंड ऑफ द रेडियस। And this is the mid of the that carpal which is actually the lunate। ये हमने स्टार्ट भी कहा था कि इसके पैड जो है that is present and just below। यहाँ पे आप सीधा आ जाएं तो दिस इज द ईयर जहाँ पे इसके पैड प्रेजेंट होती हैं बिल्कुल स्तंभ के नीचे। और इसके साथ एग्जैक्टली जो है ल्यूनेट होती है, क्योंकि पहले ल्यूनेट डिस्रप्शन के पहले ल्यूनेट डिसोसिएशन के पहले ल्यूनेट स्प्रेन पेरिलिनियर डिस्लोकेशन। तो पेरिलिनियर डिस्लोकेशन में ये होता है कि सिंपल ये जो ल्यूनेट्स हैं ये इसके साथ ऊपर कैपिटेट होता है, नीचे यहाँ पर इसके रेडियस के साथ कनेक्शन होता है। तो पेरिलिनेट में क्या होता है कि ल्यूनेट इट इज द पार्ट ऑफ द the radius but it has no connection with the capitate। जबकि ल्यूनेट डिस्लोकेशन, कंप्लीट ल्यूनेट डिस्लोकेशन जब होती है
तो वहां पर ये रेडियस से भी डिस्लोकेट हो जाता है, और बोथ जो है कैपिटेट से भी हो जाता है। और दोनों इंजरीज जो है, डिस्लोकेशन ऑफ द लीनेट, द पेरिनियल डिस्लोकेशन, लीनियर डिस्लोकेशन, ये तब होती है व्हेन द wrist is in the hyper extension position. This is the palmar side, or we can say that the older side of the hand. यहाँ पे जरूरी चीज ये है कि ये जो मसल्स है, दीज आर द हाइपोथिनर, जिसको सप्लाई करती है द अल्नर नर्व। दीज आर द थिनर मसल्स जिनको सप्लाई करती है द मीडियन नर्व। सही। दिस इज ये दीज आर द डॉर्सल क्रीज जिसको हम लोग बात कर रहे थे। इसको आप डॉर्सल क्रीज भी कह सकते हैं, इसको रिस्ट फ्लेक्सिंग क्रीज भी कह सकते हैं। और यानी इससे थोड़ा है कि यहाँ पे वो डिस्टल रो का जो हेमेट प्रेजेंट होता है। क्योंकि हेमेट जो है, दिस इज द लास्ट बोन, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और इसमें इसकी ब्रॉडर एंड पे देयर इज हुक होता है, इट इज नोन एज द हुक ऑफ द हेमेट। सो जस्ट यहाँ पे प्रॉक्सिमल ये जो क्रीज है यहाँ पे, इससे कुछ सेंटीमीटर आगे जाके यहाँ पे अगर आप palpate करेंगे, so that will give pain, which will indicate that there is fracture to the hook of the hamate. So again, this is one of the cause of the acute wrist pain. These are the tendons, इसमें से जितनी भी कार्पल टनल में से गुजरते हैं, जो 8 to 9 टेंडन्स होती हैं, उसमें आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है, एज वेल एज मीडियन नर्व भी होती है। सो दिस इज दैट फ्लेक्सर, जो रेटिकुलरिस है, वहाँ पे ये शीट होती है, उसके अंदर ये टेंडन सारे यहाँ से गुजरते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द सरफेस एनाटॉमी ऑफ द हैंड। दिस इज द palmar view or the ulnar view. This is exactly that hook of the hamate. This is that passive bone, which is actually sesamoid bone. These are the dorsal wrist crease or the freezing crease on the dorsal area. Okay? These are the palmar arches, which is actually and these are the superficial palmar arch. इसकी हम आगे बात करेंगे डिटेल से कि व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज आर्चेस। नाउ आते हैं टुवर्ड्स द मसल्स आते हैं। सो मसल्स जो हैं बेसिकली दे विल बी डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन, लेकिन एक सेशन में एंड में हम तो इसकी निमोनिक्स पर बात करते हैं कि किस तरह हम मसल्स के नेम को याद रखेंगे इन सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, स्पेसिफिकली इंट्रिंसिक मसल को। एक बात जो थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि मोस्टली जितनी भी इंट्रिंसिक मसल होती हैं, दे आर 4 इन नंबर। लाइक अगर हम देख के तीनार मसल्स, तो ये 4 इन नंबर है। और फिर हाइपोथीनार देखे तो बाज बुक्स जो है इसको कहते हैं कि दे आर 4 इन नंबर, बाज बुक्स कहते हैं कि दे आर 3 इन नंबर। लेकिन अगर इसको आप 4 कंसिडर करें तो इट मीन कि तीनार भी 4 मसल्स है, हाइपोथीनार भी 4 मसल्स है, फिर लंबरिकस को देखे वो भी 4 मसल है, फिर पाल्मर इंटरओशिया वो भी 4 मसल्स है, फिर डॉर्सल इंटरओशिया वो भी 4 मसल्स है। तो हर एक ग्रुप ऑफ मसल्स जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 4 मसल्स। तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड है, which is on the palmar side, and if we name them from lateral to medial, यानी अगर यहाँ से अगर आप जाए कि हम जो है अगर यहाँ से शुरू करें लेटरल से मिडिल की तरफ, ये इन मसल्स पर के नाम अगर हम सीक्वेंस से करें तो इस तरह के होंगे कि दैट इज कैन बी रिमेम्बर्ड थ्रू दिस वन, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। यानी एक के लिए तमाम और एक जो है तमाम के लिए। सो ये जो व्हाट डज इट मीन, सिंपल, इट इज द वे टू मेमोराइज इन सीक्वेंस फ्रॉम lateral toward the middle, and these are the abductor pollicis brevis, the flexor pollicis brevis, the opponens pollicis, and adductor pollicis। ये 4 मसल जो है बेसिकली दीज आर द तीनार मसल्स। तो अगर आप इसकी तीनार मसल्स की याद रखना चाहते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ द तीनार मसल फ्रॉम लेटरल टुवर्ड्स द मिडिल, सो दैट इज सबसे पहले जो है एब्डक्टर ब्रेविस होता है, फिर फ्लेक्सर पोलिस ब्रेविस है, फिर अपोनेंस पोलिस, एंड में जो है एडक्टर होती है।
तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एबडक्टर, फ्लेक्सर, अपोनेंस एंड एडेक्टर, ये चार मसल जो है, दीज आर एक्चुअली द तीनार मसल। यहाँ पर अगर आप देखिए, दीज आर द हाइपोथिनार मसल्स के ग्रुप से ताल्लुक, इनका विच इज एक्चुअली द डिजिट मी यानी पिंकी की मसल्स है। ये टम की मसल्स है और ये पिंकी की मसल्स है। तो अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, दीज आर द हाइपोथिनार मसल्स। इसी तरह जो इंट्राशाई होती है, तो जो पाल्मर इंट्राशाई होती है, इनका जो एक्शन होता है ये एडक्शन होती है, जबकि डार्सल का जो है ये एडक्शन, इंट्राशाई का फंक्शन क्या होती है, दिस एबडक्शन ऑफ द फिंगर। यानी हम फिंगर का अगर ओपन करते हैं, सो बेसिकली दिस इज द एक्शन ऑफ द डार्सल इंट्राशाई। अगर इसको अगर क्लोज करते हैं, एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, अप्रोक्सीमेट, हम इसकी स्पेस को डिक्रीज करते हैं, तो ये जो एक्शन है, दिस इज द पाल्मर एंट्रोशे की ना। किस तरह हम इसको याद रख सकते हैं, तो ये निमोनिक जो है पर डब जो है, दैट कैन बी यूज्ड टू रिमेंबर दिस एक्शन ऑफ दिस एंट्रोशाई। पर विच मीन द पाल्मर का एक्शन है एडक्शन, जबकि डब जो है डार्सल का, मतलब डार्सल का फंक्शन जो है, दिस इज द एबडक्शन ऑफ द फिंगर। इस तरह लोब जो है या फूल जो है, दैट दिस mnemonic can be used to memorize the muscles which are innervated by the median nerve, and all intrinsic muscles other than these lobe muscles, they are innervated by the ulnar nerve। तो ये जो नाम यहाँ पे हैं, these are the innervated by the median nerve, they are the lateral muscles, and the medial muscles, specifically the two lumbricals and the hypothenar muscles, they are innervated by the ulnar, and thenar muscles and the two lateral lumbricals, they are innervated by the median nerve। तो अगर हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि लोब जो है या पोल को आप कह सकते हैं, जैसे फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, अपोनेंस पोलिसिस, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस एंड द लेटर टू लम्ब्रिकल्स। ये मसल जितनी भी हैं, ये पांच मसल होगी, दीज आर इनर्वेटेड बाय द median nerve, and the remaining all intrinsic muscles, they are innervated on the palmar side, they are innervated by the ulnar nerve. Inshallah, this will be discussed in the next session. Thank you so much to all of you.